स्पेस हंट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, मतलब स्पेस में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ों को ढूंढा जा रहा है। अगर हम इस वर्क के बारे में बात करें तो इसे लिखने वाले दिलीप मधुकर साल्वी है, जिनका लाइफ स्पैन 1952 से 2004 के आसपास रहा। वह साइंटिफिक फिक्शन लिखने के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है, जो बेसिकली बच्चों के लिए होती है। उन्हें बहुत सारे नेशनल अवार्ड्स और फेलोशिप भी मिला है, और उनकी कुछ बुक्स में से एक है साइंटिस्ट ऑफ इंडिया। उनकी अदर वर्क्स का नाम है द रोबोट्स आर कमिंग एंड फॉक टेल ऑफ साइंस। इसी के साथ अब हम शुरू करते हैं कहानी। लेकिन कहानी की शुरुआत होने से पहले हम कैरेक्टर्स के बारे में जान लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आती है मान्या, फिर उसके बाद डॉक्टर गोगोई जो कि मान्या के ही फादर है, फिर उसके बाद डॉक्टर स्मिथ, फिर डॉक्टर जोसेफ फिलिस, फिर डॉक्टर टोकची और उसके बाद डॉक्टर डोमिनिक्यू। इस चैप्टर की शुरुआत होने से पहले बताया जाता है कि एक यंग लड़की, मतलब यहाँ पे जो मान्या है, वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड है अपने स्पेस प्रोजेक्ट को देखने के लिए पहली बार। इंडिया के बारे में बात करें तो इंडिया पूरे वर्ल्ड का फर्स्ट कंट्री बना था जो कि 23 अगस्त 2023 में मून के साउथ पोल तक गया था। अब इसी के साथ शुरू करते हैं कहानी। कहानी की शुरुआत में बताया जाता है कि मान्या बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड है। मान्या 12 साल की है और उसे नो मैंस आइलैंड जाने का मौका मिला है जो पैसिफिक ओशन में है। वही दूसरी ओर मान्या के फादर के बारे में बात करें तो उनका नाम है डॉक्टर गोगोई, जो कि एक बहुत ही जाने माने एस्ट्रोनॉमर है। अब वो प्रोजेक्ट हाइनेक पे काम कर रहे हैं, जो कि एक तरह का बहुत ही सीक्रेट साइंस प्रोजेक्ट है। लेकिन वह अपनी बेटी मान्या को अपने साथ लेकर के जा रहे होते हैं। साथ ही साथ वह इस शर्त पे उन्हें लेकर के जा रहे होते हैं कि वह यह बात अपनी किसी भी सहेली से नहीं कहेगी। मान्या और डॉक्टर गोगोई एयरपोर्ट पहुंचते हैं ताकि वो वहां से जिम्बाब्वे चले जाए। जिम्बाब्वे एक कंट्री है जो कि नो मैंस आइलैंड के बहुत ही ज़्यादा नज़दीक पड़ता है। मान्या के बारे में वही हम बात करें तो मान्या को बस इतना पता है कि प्रोजेक्ट हाइनेक किसी यूएफओ से रिलेटेड है, और जब वह सीट पर बैठती है तो वह बोलती है कि आखिरकार मुझे पता चलेगा। जब वह जिम्बाब्वे पहुंचते हैं तो वहां पे एक दूसरे एस्ट्रोनॉमर डॉक्टर स्मिथ पहुंच जाते हैं, जो कि उन्हें वहां से ले जाने के लिए हेलीकॉप्टर में आए थे। अब मान्या के बारे में बात करें तो वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, और थोड़ी ही देर बाद से वह हेलीकॉप्टर से जा रहे थे। यहाँ पे मान्या बहुत ही एक्साइटेडली पूछती है कि हम वहाँ पे डायरेक्ट एरोप्लेन से क्यों नहीं गए, हम हेलीकॉप्टर से क्यों जा रहे हैं। जिस पे डॉक्टर स्मिथ बोलते हैं कि वहाँ पे डायरेक्ट जाने के लिए अलाउंस नहीं है, मतलब जिस जगह पे हमारा प्रोजेक्ट हाइनेक जा रहा है वहाँ पे किसी को भी आने जाने की परमिशन नहीं है, और सिर्फ वहाँ पे कुछ हेलीकॉप्टर्स ही जा सकते हैं जिन्हें भी कंट्रोल किया जाता है। अगर हम बात करें उस आइलैंड के बारे में तो वहाँ का एक बहुत ही पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड है जो किसी भी तरीके के मैग्नेटिक सब्सटेंस को अपनी ओर अट्रैक्ट कर देती है। तो वह मेटेलिक ऑब्जेक्ट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि उसके मैग्नेटिक फील्ड लगभग 4000 स्क्वायर किलोमीटर 4000 किलोमीटर स्क्वायर के आसपास के एरिया में आता है। तो उसका इफेक्ट किसी को भी एक्सपीरियंस हो सकता है, इसलिए वहाँ पे जाने की परमिशन नहीं है। फिर अचानक से मान्या पूछती है, तो क्या हमारा हेलीकॉप्टर मेटेलिक नहीं है, क्या हम किसी भी तरीके के खतरे में नहीं है। जिस पे उसके फादर बोलते हैं कि इस समय मैग्नेटिक फील्ड काम नहीं कर रहा है। एक्चुअली में यह एक तरह के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को उस आयरन के पास में लगाया गया। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, तो जब किसी सब्सटेंस से हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो उस इलेक्ट्रिसिटी के कारण उसके पास मैग्नेटिक फील्ड आता है, तो उसे ही इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं।
तो जिस समय वो लोग जा रहे हैं उस समय इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड को कम कर दिया गया है, इसलिए वो लोग वहाँ पे जा पा रहे थे। थोड़ी ही देर बाद आइलैंड उन्हें दिखने लगा। जिस तरह से मान्य ने एक्सपेक्ट किया था, आइलैंड तो वैसा बिल्कुल ही नहीं था। अगर आइलैंड के बारे में बात करें तो वहाँ पे कोन शेप स्ट्रक्चर्स था और उसके चारों ओर सिक्योरिटी के लिए लंबे लंबे टावर्स लगाए गए थे। वह अंदर से खोखला दिखने में लग रहा था, लेकिन उसके बीच में बहुत सारी जगह भी थी। अब उस कोन शेप स्ट्रक्चर के बारे में बताया जाता है कि वह जो कोन शेप स्ट्रक्चर बनाया है उसे यूएफओस को पकड़ने के लिए ही बनाया गया है। इसके पास रॉकेट है जो कि इसे स्पेस में आराम से लेके जा सकता है, जिसे हम लोग कंट्रोल करेंगे। और यह सारी बातें डॉक्टर स्मिथ उसे बता रहे थे। अब उसके बाद क्या होता है, हेलीकॉप्टर आइलैंड की तरफ जा रहा था और सारे के सारे लोग हेलीकॉप्टर को बहुत ही आराम से देख पा रहे थे। वह डॉक्टर गोगोई के दो दोस्त वहाँ पे आते हैं, जिनमें से एक का नाम है डॉक्टर जोसेफ विलिस जो कि यूएसए से है और दूसरे का नाम है डॉक्टर टुकची जो कि जापान से है। वह उनके पास आते हैं और फिर उसके बाद उन्हें मेन बिल्डिंग के पास लेके जाया जाता है। फिर वही बेसमेंट में, मतलब ज़मीन के नीचे वाले एरिया में एक तरह का हॉल बनाया गया था जो कि सर्कुलर था। वहाँ पे बैठ करके वे लोग ब्रेकफास्ट करने लगे और तभी अचानक से डॉक्टर डोमिनिस्क्यू जो कि एक और साइंटिस्ट है वहाँ पे आते हैं और बोलते हैं कि मेरा नाम डॉक्टर पीएस डोमिनिस्क्यू है। मैं आप लोगों को डॉक्टर होयल के पास, जो कि इस प्रोजेक्ट हाइनेक के हेड है, चीफ ऑफ कंट्रोल है, उनके पास लेके जाऊंगा। वह डॉक्टर गोगोई मान्या को बोलते हैं कि डॉक्टर होयल मेरे बहुत ही जाने माने और अच्छे दोस्त है। अगर तुम्हें किसी भी तरीके का कोई सवाल पूछना है तो तुम उनसे आराम से पूछ सकती हो। और डॉक्टर डोमिनिस्क्यू फिर मान्या को बोलते हैं चलो मैं तुम्हें लेके चलता हूँ। तो डॉक्टर डोमिनिक्यू और मान्या वहाँ से जाते हैं। अगर उस आइलैंड के बारे में बात किया जाए तो वहाँ का एरिया ज़्यादातर जो है वह वाइट कलर का ही था। वहाँ पे बहुत सारे पाम ट्रीज थे जिससे ठंडी ठंडी हवाएं आती थी और उन हवाओं के द्वारा जो साउंड प्रोड्यूस होता है उसे भी आराम से सुना जा सकता था। डॉक्टर डोमिनिक्यू और मान्या एक बड़े से डूम में पहुंच जाते हैं, डूम शेप स्ट्रक्चर में पहुंच जाते हैं जहां पे कंट्रोल स्टेशन था उस प्रोजेक्ट का। मतलब प्रोजेक्ट को इसी जगह से कंट्रोल किया जा रहा था। उस कंट्रोल स्टेशन में बड़े बड़े वॉल्स थे जहां पे जो यूएफओ का नेट है उसका डिज़ाइन दिया गया था और अलग अलग एंगल से उसमें डिज़ाइंस बनाए गए थे। वही उसके बगल में कुछ साइंटिस्ट थे जो कि मॉनिटर पे सारी की सारी चीज़ों को देख रहे थे और एक दूसरे से माइक्रोफोन से बात कर रहे थे। मान्या वहाँ पे बहुत ही आराम से बैठती है डॉक्टर डोमिनिक्यू के साथ थोड़ी देर के लिए। फिर उसके बाद शायद उसे पता चल चुका था कि आगे क्या होने वाला। अगर इस प्रोजेक्ट के बारे में बात किया जाए तो इसे जे एलन हाइनेक जो कि एक अमेरिकन एस्ट्रोनॉमर थे जिन्होंने पहली बार यूएफओ के बारे में बताया था और जिन्होंने बताया कि यूएफओ के एग्जिस्टेंस क्या होते हैं, उन्हीं के नाम पे प्रोजेक्ट हाइनेक का नाम रखा गया है। अब यहाँ पे बताया जाता है कि तुमने ज़रूर मैग्नेटिक नीडल के बारे में जाना होगा जो कि मैग्नेटिक कंपास में होता है। अगर मैग्नेटिक कंपास के बारे में बात किया जाए तो वह नॉर्मली नॉर्थ साउथ डायरेक्शन की तरफ दिखा देता है, लेकिन जब कभी भी अगर कोई यूएफओ मैग्नेटिक नीडल के आसपास आता है तो उसका जो नीडल है वह अपना मैग्नेटिक बिहेवियर थोड़ा देर के लिए खोल देता है। अब उसके खोने का सबसे बड़ा कारण क्या होता है, तो यूएफओ का प्रोपल्शन सिस्टम। यूएफओ का प्रोपल्शन सिस्टम क्या होता है, जब यूएफओ उड़ती है तो वह उड़ने के कारण अपने अगल बगल में इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड को
डीएक्टिवेट कर देती है ताकि कोई उसे पकड़ ना सके। वही आगे बोला जाता है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड यूएफओ द्वारा न्यूट्रलाइज नहीं किया जाएगा तो हो सकता है कि हम लोग यूएफओ को पकड़ लें। तो यूएफओ को ना पकड़ने का कारण होता है कि उसके पास एक ऐसा डिज़ाइन होता है जिसके कारण अगर वह मूवमेंट भी कर रहा हो तो मैग्नेटिक फील्ड को कैंसिल आउट कर दे, मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट को ख़त्म कर दे। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि बहुत ही लंबे समय से यूएफओ को हम लोग किस तरीके से पकड़े उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, और हम लोग इसीलिए इस जगह के पास एक बहुत ही पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड बना के रखे हैं कि अगर हमें यूएफओ को भी पकड़ना हुआ तो हम उसे आराम से पकड़ पाएंगे। वही बोला जाता है कि उन्होंने जो यूएफओ नेट बनाया है उसके माउथ के पास एक बहुत ही स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड है जो कि 10 किलोमीटर तक की रेंज को भी आराम से फील कर सकती है। अब यहीं पे मान्या अचानक से कुछ सवाल पूछने वाली तभी एक अजीब सी साउंड सुना देती है और एक रेड बल्ब जल जाता है। वही इन सब चीज़ों को देखते हुए डॉक्टर डोमिनिकी बोलते हैं कि तुम जल्द ही यूएफओ को देख पाओगी। मैं यह कह सकता हूँ कि आज हमारे लिए तुम बहुत ज़्यादा लकी हो। अब मान्या स्क्रीन की तरफ देख रही थी, लेकिन थोड़ी देर तक तो किसी भी तरीके का कोई भी हलचल नहीं होता है। जो जायंट यूएफओ नेट था जिससे यूएफओ को पकड़ा जाएगा उसमें किसी भी तरीके का कोई भी हलचल नहीं हो रही थी। तो डॉक्टर डोमिनिकी बोलते उसे थोड़े आराम से देखो। तो उस नेट के पास बहुत ही ज़्यादा धुआं होने लगता है और जो नेट जिसके सपोर्ट से था वह गिर जाता है। अब आगे क्या होता है कि चारों ओर धुआं हो जाता है तो उन्हें कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था, और अब क्या था, वह जो नेट बनाया गया था वो वहाँ पे नहीं था। मतलब वह नेट अब एक यूएफओ को पकड़ने के लिए निकल चुका था। वही दूसरी ओर जो रिमोट कंट्रोलर कैमरामैन था उसने नेट की तरफ बोला कि अब हम लोग जल्दी नेट पे हम देख पाएंगे यूएफओ को। तो डॉक्टर डोमिनिक को अच्छा ये रहा वहाँ पे। अब स्क्रीन पे बहुत तरीके के बहुत डिजिट्स दिख रहे थे जिससे यह इंडिकेट हो रहा था कि उनके द्वारा बनाया गया नेट बहुत ही ज़्यादा तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहा है। डॉक्टर डोमिनिक को बोलते हैं, यंग लेडी तुम अब बहुत ही जल्दी से एक रेयर स्पेस हंट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी को तुम देखने वाली हो। ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे यूएफओ देखे जा रहे हैं। अब वही दूसरी ओर मान्या अब स्क्रीन की तरफ देखने लगती है। डॉक्टर डोमिनिक और आगे बोलते हैं कि हम बहुत ही लंबे समय से यह प्रयास कर रहे हैं कि हम अपने द्वारा बनाए गए नेट से यूएफओ दिखने में कैसा होता है उसके बारे में जान सके, लेकिन इससे पहले वह आगे कुछ बोलते हैं। स्क्रीन अचानक से ब्लैंक हो जाता है, लेकिन वापस से उन्हें सब कुछ दिखने लगता है। अब वहाँ पे कुछ छोटे छोटे डॉट्स उन्हें देखने को मिल रहे थे जो शायद यूएफओ थे, जो कि उन्हें स्क्रीन में भी देखने को मिल रहा था। अब यहाँ पे मान्या और भी ज़्यादा थोड़ा एक्साइटेड हो जाती है। अब जैसे जैसे उनके द्वारा बनाया गया नेट आगे बढ़ रहा था वैसे वैसे वह डॉट और भी ज़्यादा बड़े हो रहे थे। तो वहाँ पे बहुत सारे जो डॉट्स थे उनमें से एक डॉट क्या होता है, हमारे नेट के पास आ जाता है। शायद वह कोई जासूस था जो हमारे नेट के बारे में जानना चाह रहा था, और अचानक से वह डॉट मूवमेंट करना बंद कर देता है। वही दूसरी हमारा नेट अभी भी वहीं पे स्थिर था। अभी तक क्या होता है, यूएफओ ने किसी भी तरीके का कोई खास बर्ताव नहीं किया था। वही दूसरी ओर डॉक्टर डोमिनिक बोलते हैं कि मुझे लगता है कि जो यूएफओ आया है वह हमारे द्वारा बनाए गए नेट के मैग्नेटिक फील्ड पे फंस चुका है, और इस पे बोलते हैं कि वह मज़ा आने वाला है। अब वहाँ पे जो गोल्डन बॉल था वह नेट की तरफ आने लगा। वही दूसरी ओर वह नेट भी एक्टिव हो गया था और वह यूएफओ की तरफ जाने लगा। यूएफओ जो कि ऑलरेडी शेक कर रहा था, हिल रहा था, वह अपनी हाइट से नीचे आने लगता है
और अपने कलर में बदलाव करने लगता है। मतलब पहले येलो होता है, फिर ऑरेंज होता है, फिर रेड होता है। अब वह नेट बहुत ही तेजी के साथ यूएफओ की तरफ जा रहा था और वह यूएफओ के नीचे की तरफ पहुंच चुका था और उसका मुंह, मतलब उस नेट का मुंह उस यूएफओ के ऊपर था और अब वह उस यूएफओ को पकड़ने वाला था। और अब वही रेड बॉल, मतलब वह यूएफओ नेट के कंट्रोल में आने वाला था। तभी अचानक से स्क्रीन ब्लैंक हो जाती है, खाली हो जाती है और वही हमारे द्वारा बनाया गया जो नेट से हमारा जो कंट्रोल था वह एंड मोमेंट में, बहुत ही इम्पॉर्टेंट मोमेंट में खो चुका था। अब साइंटिस्ट लोगों ने बहुत ट्राई किया कि वापस से हमारे नेट से हम लोग कांटेक्ट कर पाए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। हमारा प्रोजेक्ट फेल हो चुका था और यह सारी बातें मानिया सुन रही थी। इस रिजल्ट को देखकर डॉक्टर डोमिनिक्यू बहुत ही ज़्यादा उदास हो गए थे और अब वह मान्या को उस हॉल से बाहर लेकर के आ जाते हैं। वही दूसरी ओर डॉक्टर गोगोई का चेहरा भी बहुत ज़्यादा उदास हो गया था। अब उनके साथ साथ डॉक्टर स्मिथ भी वहाँ पे आ चुके थे। अब वे लोग वापस जिम्बाब्वे जाते हैं और जितनी देर तक हम वहां पहुंचने वाले थे तब तक हम लोगों में से किसी ने भी प्रोजेक्ट हाईनेक या फिर उस नेट के बारे में बात नहीं किया। वही दूसरी ओर मान्या यह समझ चुकी थी कि उनके साथ एक बुरी घटना हुई है। इसी तरीके से समय गुजरता है और मान्या एक दिन अपने पिताजी से हिचकते हुए पूछती है कि पापा क्या हुआ था, मुझे कुछ समझ में नहीं आया नो मैन्स आइलैंड में। अगर नेट एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस कर सकता था तो उसने कंट्रोल स्टेशन के पास वाले एरिया या फिर अदर जगह पे अपना इफेक्ट क्यों नहीं दिया। वही आगे बोला जाता है कि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स चाहे कितनी भी ज़्यादा स्ट्रांग हो, वह एक हॉलो मेटेलिक ऑब्जेक्ट, मतलब एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो अंदर से खाली है, उसके अंदर नहीं जा सकता है। इसलिए हमारे जितने भी आइलैंड में जितनी भी जगह बनाई हुई थी वह हॉलो मेटेलिक शेप का था, आधा गोला बना हुआ था जो कि अंदर से खाली था। तुम देख पा रही होगी कि वह डूम आधा जमीन के अंदर था और यह सारी बातें डॉक्टर गोगोई बता रहे थे अपनी बेटी को। फिर वह पूछती है कि प्रोजेक्ट हाईनेक का क्या हुआ, क्या यूएफओ कैप्चर कर लिया गया था? जिस पे उसके फादर बोलते नहीं मान्या, जो हमारा प्रोजेक्ट था वह फेल हो गया, लेकिन इससे हमें निराशा नहीं हुई है, हम दोबारा मेहनत करेंगे और उसे पकड़ने की कोशिश करेंगे। एक काम करो, मेरे लिए 16 अगस्त का पेपर लेकर के आओ। अब यहाँ पे क्या होता है, जब मान्या के फादर न्यूज़पेपर को पढ़ रहे थे तो उसी न्यूज़पेपर में एक कोट था, द क्रेटर इन कच्छ, कच्छ में एक दरार। उसके बारे में लिखा गया था कि न्यू दिल्ली 15 अगस्त को साइंटिस्ट कहाँ के, तो स्पेस लेबोरेटरी अहमदाबाद में उनको रन ऑफ कच्छ, गुजरात में एक बहुत बड़ा गड्ढा देखने को मिलता है और उसका डायमीटर लगभग 1 किलोमीटर के आसपास होगा। ऐसा बोला जा रहा है कि यह गड्ढे का मेन कारण कोई मेटोर्स था। अब इन सब चीज़ों से डॉक्टर गोगोई बोलते हैं, तो मान्या तुम्हें क्या लगता है क्या हुआ होगा? जिस पे मान्या बस अपने फादर की तरफ देखे जा रही थी। अब उसके फादर बोलते हैं चलो मैं तुम्हें बताता हूँ कि एक्चुअली में क्या हुआ था। जब वह यूएफओ हमारे नेट के पास आ चुका था तो उसने क्या किया, उस यूएफओ ने इतनी ज़्यादा हीट दी जिससे हमारे नेट का
जो मेटालिक पार्ट्स था वह खराब हो गया। अब ज़्यादा हाइट पे होने के कारण यूएफओ क्या करता है, उस नेट से अपने आप को अलग कर देता है और वही नेट कहाँ गिर गया, तो अरेबियन सी में गिर गया है। और वह हमारा जो नेट था वो सेपरेट हो जाने के बाद फिर क्या होता है, और वह जो यूएफओ था वह रन ऑफ कच्छ से कुछ 100 किलोमीटर दूर गिरा था, लेकिन इससे किसी को कोई खास तरीके का नुकसान नहीं हुआ। और अब साइंटिस्ट उस क्रेटर से, उस गड्ढे से बहुत सारी इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश कर रहे हैं।